जाते जाते मोदी सरकार को फंसा गए सत्यपाल मलिक। बेखौफ आवाज शांत हो गई। कश्मीर के दो बड़े घोटालों की फाइल अब बंद होगी। अपने बिंदास और बेबाक बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सत्यपाल मलिक खगोलवासी हो गए हैं। मंगलवार को 79 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनको 11 मई को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सत्यपाल मलिक जाते जाते कुछ ऐसा कर गए जो न सिर्फ मोदी सरकार के दामन पर बड़ा दाग है, बल्कि अब इस बड़े घोटाले में आगे क्या होगा इस पर भी बहस छिड़ चुकी है। क्या जम्मू में सत्यपाल मलिक को 150 करोड़ की रिश्वत देने वाली कंपनियों को अब क्लीन चिट मिल जाएगी, या फिर मोदी सरकार सच तो सामने लाएगी? इस पूरे मामले की पड़ताल हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे रिश्वतखोरों को बचाने के लिए सीबीआई खड़ी हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीआर न्यूज। दोस्तों, सत्यपाल मलिक एक जाट किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले वेस्ट यूपी के बागपत के हिसारबड़ा गांव में पैदा हुए थे। 70 के दशक में मेरठ यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के तौर पर उनका सियासी सफर शुरू हुआ। वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े, फिर कांग्रेस, जनता दल और बाद में बीजेपी तक उनका सफर कई रंगों से भरा रहा। 1989 में अलीगढ़ के लोकसभा सांसद बने, केंद्रीय मंत्री रहे और फिर बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के गवर्नर बने। लेकिन उनकी असली पहचान बनी जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान, जब उन्होंने दो ऐसे घोटालों का खुलासा किया जिन्होंने न सिर्फ सिस्टम को हिलाया बल्कि उन्हें खुद को भी मुसीबत में डाल दिया। 2018 में जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, उनके सामने एक फाइल आई। ये थी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की। सुनने में तो ये एक बड़ा नेक काम लगता है, लेकिन जब मलिक ने फाइल खोली तो उनके होश उड़ गए। ये स्कीम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दी जानी थी और इसमें भारी अनियमितताएं थी। मलिक को बताया गया कि अगर वो इस फाइल को पास कर देंगे तो उन्हें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत मिलेगी। जी हाँ, 150 करोड़, और ये सिर्फ एक फाइल की बात थी। मलिक ने बताया कि इस स्कीम को पास करने के लिए उन्हें दबाव डाला गया। ये डील कथित तौर पर उन लोगों की थी जो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी होने का दावा करते थे, लेकिन मलिक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 कुर्ते पैजामे लेकर आया था, उसी के साथ वापस चला जाऊंगा। इस स्कीम को उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि इसमें प्रीमियम की दरें आसमान छू रही थी और कर्मचारियों की शिकायतें थी कि उनके हित में ये नहीं है। जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने भी इसे बाद में अनियमितताओं की वजह से पुष्टि कर दी थी। 2022 में इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया और 2 एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सवाल यह है, अगर मलिक ने घोटाला उजागर किया तो फिर उनके ही खिलाफ सीबीआई की तलवार क्यों लटकने लगी? आपको बता दें कि सत्यपाल जी ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक और बड़ा घोटाला का पर्दाफाश किया था, जिसकी लागत थी 4287 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का ठेका 2200 करोड़ रुपए का था और यहाँ भी मलिक के पास एक फाइल आई। इस बार भी ऑफर था 150 करोड़ रुपए की रिश्वत अगर वो इस फाइल को हरी झंडी दिखा दे, लेकिन मलिक ने फिर वही कहा, फाइल को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इस टेंडर में भारी गड़बड़ियां थी। टेंडर प्रक्रिया में ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन का नियम था, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया था। मलिक ने इस घोटाले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या हुआ? उनके तबादले के बाद, यानी कि अक्टूबर 2019 में, जब वो जम्मू कश्मीर से गोवा के गवर्नर बनाए गए, इस टेंडर को फिर से पास कर दिया गया और फिर शुरू हुई मलिक के खिलाफ जांच। 2022 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और फरवरी 2024 में दिल्ली, जम्मू, गुरुग्राम, मुंबई और बागपत समेत 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। मई 2025 में सीबीआई ने मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सत्यपाल मलिक ने मई 2025 में, जब वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में थे, एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने रिश्वत ठुकराई, टेंडर रद्द किया, फिर भी मुझे भ्रष्टाचार में फंसा दिया गया। मैं कभी नहीं झुकूंगा। ये शब्द उस शख्स के थे जो सिस्टम से लड़ रहा था, लेकिन सिस्टम ने उन्हें चुप कराने की हर कोशिश की। उनके घर पे छापे पड़े, उनके सहयोगियों को निशाना बनाया गया और उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक सिर्फ इन घोटालों की वजह से चर्चा में नहीं रहे। उन्होंने 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले पर भी सवाल उठाए, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। मलिक ने कहा कि इस हमले में सरकार की लापरवाही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी को इसकी चेतावनी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव जवानों के शवों पर लड़ा गया।
ये बयान इतने तीखे थे कि बीजेपी जिसके वो कभी हिस्सा थे उनके खिलाफ खड़ी हो गई। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान मलिक ने फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी और किसानों के साथ अहंकार से पेश आए। मलिक ने खुले तौर पर कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो ये सरकार गिर सकती है। ये वो वक्त था जब मलिक पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन उनकी आवाज में एक दर्द था, एक ईमानदारी थी जो लोगों के दिलों तक पहुंची। अब सवाल ये उठता है, अगर सत्यपाल मलिक ने घोटाले उजागर किए तो उनके खिलाफ ही जांच क्यों? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। मलिक ने कहा था कि वो एक साजिश का शिकार हुए। उनके तबादले, उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई और उनकी बिगड़ती सेहत, क्या ये सिर्फ अब एक इत्तेफाक था? क्या फिर से ये एक सुनियोजित तरीका था, एक शख्स को चुप कराने का जिसने सिस्टम के काले सच को सामने लेके आया? मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं कि अगर मलिक ने 300 करोड़ की रिश्वत ठुकराई और घोटालों की जानकारी खुद पीएम को दी तो फिर उन पर ही भ्रष्टाचार का इल्जाम क्यों लगा? क्यू प्रोजेक्ट में जिस टेंडर को मलिक ने रद्द किया था उसे उनके जाने के बाद पास कर दिया गया और रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम में जिसे मलिक ने भ्रष्टाचार से भरा बताया उसकी जांच में क्या निकला? 2021 में जम्मू कश्मीर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा कि कोई अनियमितता नहीं मिली, लेकिन वित्त विभाग ने 44 करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की थी। फिर सीबीआई ने क्यों मलिक को निशाना बनाया? 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक इस दुनिया को अलविदा कहे गए। उनकी मौत के साथ ही वो राज जो उन्होंने उजागर किए शायद अब कभी पूरी तरीके से सामने ना आए। लेकिन ये बात भी सच है कि मलिक ने न सिर्फ 300 करोड़ की रिश्वत ठुकराई बल्कि एक ऐसे सिस्टम से टकराए जो सच को दबाने में माहिर है। उनकी आवाज, उनके बयान और उनकी हिम्मत आज भी लोगों के बीच गूंज रही है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि प्रोजेक्ट और रिलायंस इंश्योरेंस घोटाले की पूरी सच्चाई क्या कभी सामने आएगी? क्या मलिक को साजिशन निशाना बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि जो सच बोलता है उसे ही सजा मिलती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अच्छी और सच्ची लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।